जय हिंद दोस्तों। तो फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो और आप लोग टेस्ट सीरीज़ बढ़िया से अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये जो आपका प्रैक्टिस वाला सेशन है इसको भी बहुत अच्छा से अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज में और सारा धीरे धीरे टेस्ट आपका ऐड होते जाएगा ताकि आपका सही वक्त पे सही तरीक़ा से प्रैक्टिस हो सके। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे भी कंटेंट को बाइलिंगुअल कर दीजिए। तो भाई कितना लिखवाओगे? अगर हम यहाँ पे आपको हिंदी में लिख के अगर हम 20 क्वेश्चन बताते हैं तो अगर हम सवाल को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे तो मेरे लिए 40 क्वेश्चन के बराबर है। मतलब वो 40 क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता है लिखने में, तो कोशिश करिए कि आप लोग हिंदी में ही समझिए, या तो अगर कंटेंट बाइलिंगुअल होगा तो यही आपका प्रैक्टिस सेशन में 10 सवाल होगा। डेली प्रैक्टिस सेशन में 10 ही सवाल हम करवा पाएंगे। तो आप लोग अपना राय दीजिए, क्या आप लोग बाइलिंगुअल 10 सवाल चाहते हैं या सिंगल लैंग्वेज में 20 सवाल चाहते हैं? ठीक है। तो सर थोड़ा सा तो दिक्कत है, आपको ये चीज़ समझना होगा। मेरी भी मजबूरी आपको समझना होगा। हाँ, अगर मेरे पास वो वाला गजट रहता ना, समझ रहे हैं ना कौन सा गजट, तो हम अच्छा से इसको बाइलिंगुअल के हम इसको 22 भाषा में लिख देते हैं। हर भाषा में, हिंदी इंग्लिश उर्दू सब में लिख देते हैं क्वेश्चन को। लेकिन थोड़ा सा समस्या है, आप लोग देखते हैं फिर। बाकी आप लोग अपना राय दीजिए। देखिए इसको देख लीजिए, ये आपका अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी। इस पे मैथ का कोर्स चल रहा है 299 का, और बहुत सारा कोर्स इस पे आने वाला है। साथ ही साथ आपका मैथ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसका रेट है 5 रुपया पर टेस्ट, मात्र 5 रुपया पर टेस्ट। पूरा का पूरा मैथ का कोर्स बाइलिंगुअल है और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रहेगा। अभी इस पे 2 टेस्ट डाला जा चुका है। साथ ही साथ हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, वीडियो सॉल्यूशन कोई नहीं देता, हम आपको टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे। लेकिन आप कहेंगे सर एक ही बार दे दीजिए सारा टेस्ट, एक ही बार दे दीजिए सारा वीडियो सॉल्यूशन। भाई मेरे हिसाब से भी तो पढ़ लो, थोड़ा मेरे हिसाब से भी तो पढ़ लो। जैसे तैसे 15 टेस्ट लगा दोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। टेस्ट लगाने से पहले पढ़िए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, तब आपको परफॉर्मेंस पता चलेगा, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम सारा का सारा टेस्ट मिलते जाएगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। कंटेंट का जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं। ये यहाँ तो बहुत थोड़ा सा चीज़ लिखा हुआ है कि झारखंड की सभी परीक्षाओं के लिए है, ये आपको मालूम है। पूरा का पूरा कंटेंट, चाहे मैथ का कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, बाइलिंगुअल है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट बम है, ये आइटम बम है। बेसिक और ट्रिकी अप्रोच आपको मालूम ही है, और वो 1 साल का वैलिडिटी, ठीक है। साथ ही साथ इसको देख लीजिए, इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, तो स्पेशल झारखंड के लिए, झारखंड में जो भी एग्जाम होगा इसके लिए अभिषेक सर ने बनाया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अभिषेक सर बहुत कुछ सोच रहे हैं जो इस टेलीग्राम पे भी आएगा, आपके ऑफिशियल ऐप जो है फोकस स्टडी विद अभी पे भी आएगा। साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें आपको यूट्यूब पे दी जा रही हैं और आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, आप अपना समर्थन जताइए। और हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि भैया सो है यहाँ पे भी प्रैक्टिस सेशन को बाइलिंगुअल कर दीजिए, तो थोड़ा सा आप लोग मेरे बारे में भी सोचिए कि मेहनत ज़्यादा लगता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात है कि और भी बहुत सारा काम है भाई, बहुत सारा काम है, कंटेंट का है और बहुत सारा काम है, क्या बताएं आपको। तो अगर हिंदी इंग्लिश में आप क्वेश्चन चाहते हैं तो माफ़ी चाहेंगे, हम यहाँ पे 10 सवाल ही आपको करवा पाएंगे एक प्रैक्टिस सेशन में। तो आप अगर 10 सवाल चाहते हैं कि पूरा 20 सवाल चाहते हैं एक भाषा में, वो थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है। वैसे बहुत टेस्ट सीरीज आए, बहुत लंबा प्रैक्टिस सेशन चलने वाला है जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक। और देखिए नोटिफिकेशन कभी भी गिर सकता है। तो आप लोग का अगर मैथ बढ़िया है, अगर मैथ आप समझ जाते हैं, बहुत अच्छा है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को सिर्फ परचेज कर लीजिए। अच्छा, परचेज करने से याद आया, जो लोग 299 का मैथ का कोर्स लेंगे ना, उनको ऑटोमेटिक ये मैथ का टेस्ट सीरीज फ्री में ऐड ऑन हो जाएगा। इसको अलग से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेंगे
उनको अलग से सिर्फ टेस्ट सीरीज का पैसा लगेगा, ना कि पूरा मैथ का। तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। और आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा होगा सिलेक्शन वाला सुन लीजिए। मान लीजिए अगर क्वेश्चन सेटर, अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ और वो आपका ना 12 से 15 क्वेश्चन को टफ बना दिया, 12 से 15 क्वेश्चन को टफ बना दिया, या 12 से 15 सवाल को बिल्कुल हलवा बना दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 12 से 15 क्वेश्चन को टफ बना दिया, तो इसी थीम पे आज का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, इसी थीम पे। तो आप लोग थोड़ा कंटेंट को शेयर मार दीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलेंगे नहीं, आप लोग खुद समझदार है, थोड़ा शेयर मार दीजिए। देखिए, आज हर एक सवाल का कुछ ना कुछ लेवल रहेगा, मतलब हलवा वाला सवाल आज एक भी नहीं रहेगा। आप देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन करना ही होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, 32 लीटर सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, ठीक है, एक वेसल्स में, जिसमें अम्ल और जल का एसिड टू वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। जब बर्तन से 12 लीटर घोल, जब 12 लीटर सॉल्यूशन को टेकन आउट किया जाता है, जब 12 लीटर सॉल्यूशन को बाहर निकाल दिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर पानी डाला जाता है, ठीक है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा बात को। देखिए, टोटल 32 लीटर का सॉल्यूशन है, 32 लीटर में एसिड और वाटर है, और इनका जो रेशियो है ना वो 5:3 है। एसिड 5 यूनिट एसिड है तो 3 यूनिट पानी है, ठीक है। जब 12 लीटर घोल निकाला जाता है और 7.5 लीटर पानी डाला जाता है, तो जब 32 लीटर में 12 लीटर घोल निकाल दिए तो घोल बचा 20 लीटर, 20 लीटर बचा और 12 लीटर बाहर निकाल दिए। यहाँ पे समझिएगा कि जो घोल बचा और जो घोल निकाले, दोनों में एसिड और वाटर का तो रेशियो यही रहेगा, 5:8 रेशियो यही रहेगा। अब 7.5 लीटर पानी मिला दिए, तब क्या होगा देखिए, जरा ध्यान से देखिए। 32 में 12 लीटर बाहर निकाल दिए, बच गया 20 लीटर। अब 20 लीटर में कितना लीटर पानी बचा और कितना लीटर एसिड बचा और कितना लीटर पानी बचा। देखिए, 5 और 3, इसी 8 का वैल्यू 20 है ना, इसी 8 यूनिट का वैल्यू 20 है। अगर 8 का वैल्यू 20 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, कैलकुलेशन को एकदम शार्प रखिए। 8 को 20 से भागा देंगे तो 2.5 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16 और 4 20, 2.5 बार में 2.5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2.5 है, 2.5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 12.5 लीटर और 3 यूनिट का वैल्यू 7.5 लीटर, मतलब 12.5 लीटर इसमें एसिड बचा और 7.5 लीटर इसमें पानी बचा 20 लीटर में, ठीक है। अब कहता है कि 7.5 लीटर पानी इसमें और डाल दिए, ठीक है। तो पहले पानी कितना था, 7.5 इसमें और डाल दिए, तो अब एसिड और वाटर का रेशियो क्या हो गया, ये आपका 12.5 अनुपात 7.5 15, 12.5 अनुपात 15। दोनों तरफ 10 का गुना लगा दीजिए, दोनों तरफ 10 का गुना लगा दीजिए, तो इधर 10 से गुना करेंगे पॉइंट हट जाएगा और इधर 0 चढ़ जाएगा। 125 अनुपात 150, 25 से काट दीजिए, 25 पच्चे 25 छक्के, 5:6 आपका बच गया। अब एसिड और वाटर का रेशियो हो गया 5:6, ठीक है। देखिए, एकदम समझते जाइएगा बढ़िया से। कहता है कि ए, बी और सी अकेले एक कार्य को 24, 20 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी काम आरंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं, ये भी सही है। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को कितने दिन लगेंगे। तो भाई ए को कितना काम करना पड़ता है और ए का एफिशिएंसी कितना है, ये 2 चीज़ जैसे ही पता चल जाएगा, आंसर हम ठोक देंगे। बात समझ में है ना। तो देखिए, सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो जैसे ही आप नंबर देखें 24, 20 और 18, एलसीएम आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए, ठीक है। तो 24, 20 और 18, ए लेता है 24 दिन, बी लेता है 20 दिन और सी लेता है 18 दिन। तो 24, 20 और 18 का एलसीएम 36, 36 ढाके 360, कितना 360, एलसीएम कितना 360।
ए जो है 24 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो हर दिन कितना काम करेगा? 15 यूनिट। ठीक है। बी जो है 20 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 18 यूनिट। सी जो है 18 दिन में 360 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 यूनिट। ठीक है। अब कहता है कि बी और सी काम करना शुरू करता है, तो बी और सी काम करना शुरू करता है, तो बी और सी मिल के हर दिन कितना काम? 18 और 20 38 काम करेगा। 38 काम करेगा बी और सी, और 6 दिन तक काम करता है, तो 38 गुना 6 ये काम भरबली हो जाना चाहिए। ठीक है, ये काम भरबली हो जाना चाहिए। तो 6 × 8 = 48, 6 × 3 = 18 और 4 = 22, 228 काम ये लोग करके छोड़ देता है। तो 360 में 228 काम हो गया। घटाना होगा कितना काम बच गया, तो 300 में 200 गया 100, और 60 में 28 गया, 60 में 28 गया तो 32। कितना काम बचा? 132 काम। अब जो 132 काम बचा किसके भरोसे बचा? बी और सी तो छोड़ दिया, ए के भरोसे। और ए हर दिन कितना काम कर सकता है? 15 यूनिट। तो 132 भागा 15 काट दीजिएगा। अच्छा, ये 3 से तो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 15, 12, 8, 17, तो 15 8 20 से 8 बार में जाएगा। देखिए 8 हमारा एक ही ऑप्शन में है, मतलब 8 सही 4/5 दिन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि ए जो है शेष काम मतलब 132 काम को 8 सही 4/5 दिन में कंप्लीट कर देगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो इसको काट लीजिए, ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 15, 3 × 4 = 12, तो 25 × 8 = 40 और 4/5 आ गया। कहता है कि एक टैंक में एक रिसाव है जो पूर्णतः भरे टैंक को 12 घंटों में खाली कर देता है। यदि टैंक पूरा भरा है और एक नल खोला जाता है जो टैंक में प्रति मिनट 9 लीटर पानी भरता है, तो रिसाव द्वारा टैंक खाली होने में 15 घंटा लगता है। टैंक में पानी की मात्रा लीटर में ज्ञात करिए। देखिए 2 चीज़ है। ठीक है, तो एक टंकी में एक लीकेज है और एक पानी भी भर रहा है, तो इसको ऐसे समझिए भैया। तो भैया टंकी में 2 चीज़ है, एक तो टंकी में लीकेज लगा हुआ L फॉर लीकेज। अगर टंकी पूरा भरा है ना तो लीकेज जो है 12 घंटा में टंकी को पूरा खाली कर देगा। अब कहता है कि टंकी में एक नल और लगा है जो टंकी में पानी डालता है और लीकेज से भी पानी बाहर निकलता है, तब टंकी खाली होने में 15 घंटा लगता है। मतलब एक लीकेज प्लस एक फिलिंग पाइप, F फॉर फिलिंग, जो पानी भर रहा है, ये दोनों जब काम करता है तो टंकी 15 घंटा में खाली हो जाता है। टंकी 15 घंटा में खाली हो जाता है। तो भैया 12 और 15 का एलसीएम बोलेंगे सर 60 यूनिट टोटल टंकी का क्षमता है। तो 12 घंटा में 60 यूनिट, तो हर घंटा में 5 यूनिट पानी खाली करेगा लीकेज वाला। ठीक है, और लीकेज और फिलिंग मिल के 15 घंटा में 60 यूनिट खाली करता है, तो हर घंटा 4 यूनिट खाली करेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे खाली करने वाला का लीकेज पाइप का क्षमता है आपका 5 यूनिट, यहाँ पे आ गया 4 यूनिट, ऐसा का है। तो भाई ये जो भर रहा है ना, ये जो फिलिंग पाइप है ये भर रहा है और खाली कर रहा है। खाली करने वाला का क्षमता ज़्यादा है तो और भरने वाला का क्षमता कम है, तभी तो टंकी खाली हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो फिलिंग पाइप है ना, ये 1 यूनिट पर आवर पानी जो है भर रहा है टंकी में। फिलिंग पाइप 1 यूनिट पर आवर टंकी में पानी भर रहा है। ठीक है, अब देखिए जब ये 1 यूनिट प्रति आवर पानी भर रहा है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 1 यूनिट प्रति आवर, तो 1 घंटा में ये 1 यूनिट पानी भरता है। ठीक है भाई मेरे, ये प्रति मिनट 9 लीटर पानी भरता है, तो 1 घंटा में कितना लीटर? तो 9 गुना 60 लीटर पानी भरेगा। और टंकी का ये 1 घंटा में इतना लीटर पानी भरेगा, तो टंकी का क्षमता कितना है? 60 यूनिट। फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 6 = 36, मतलब डबल 0 रहेगा, और 6 × 9 = 54 का 4 रहेगा, 400।
32,400 लीटर जो है टंकी का क्षमता है। 32,400 लीटर टंकी का क्षमता है। देखिए कहता है सवाल कि दो रेलगाड़ियां वाराणसी से लखनऊ की ओर क्रमशः 11 AM और 10:30 AM पर प्रस्थान करती है। दोनों लखनऊ से वाराणसी जा रहे हैं, ठीक है, और क्रमशः 110 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेगी? देखिए दोनों रेलगाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक रेलगाड़ी का स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर और ये रेलगाड़ी चली है 11 बजे। दूसरा का स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर और ये चली है 11:30 बजे। 110 किलोमीटर पर आवर वाला 11 बजे और 140 किलोमीटर पर आवर वाला 11:30 बजे चली है। तो ये बात तो तय है कि जिसका स्पीड ज़्यादा है और जो पीछे चली है इस ट्रेन को, जो जिसका स्पीड कम है उसको पार कर जाएगी। ये तो तक्का है, पक्का है। यही पूछा है कि कितना किलोमीटर पर जाके पास लेगी। तो ये तो हो गया चोर पुलिस वाला सवाल। कैसे, जरा देखिए। अगर पहली रेलगाड़ी जो 11 बजे खुली है और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 11:30 बजे खुली है, तो ये रेलगाड़ी जो 11 बजे चली है आधा घंटा में, 11:30 बजे तक आधा घंटा में कितना दूर चल गई होगी? तो इसका स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटा चलती तो 110 किलोमीटर, हम इसको आधा घंटा चला रहे हैं तो 110 का आधा 55 किलोमीटर। मतलब ऐसे समझिए, एक रेलगाड़ी यहाँ है, एक रेलगाड़ी यहाँ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। कौन सा रेलगाड़ी यहाँ है जिसका स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, जो 11 बजे खुली है। अब ये रेलगाड़ी यहाँ है जिसका स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है, जो 11:30 बजे खुली है। तो भाई जैसे ही ये 55 किलोमीटर का डिस्टेंस ये रेलगाड़ी कवर कर लेगी ना, इससे पास ले लेगी। जैसे ही ये डिस्टेंस कवर हो जाएगा ये पास लेगी। अब ये डिस्टेंस कितना समय में कवर होगा ये निकालेंगे और उस समय में ये कितना किलोमीटर जाएगी ये निकाल लेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। तो देखिए अब 55 किलोमीटर ही तो कवर करना है, क्योंकि 110 के स्पीड से ये भाग रही है तो 140 के स्पीड से ये भाग रही है। तो 55 किलोमीटर कवर करने में समय जो लगेगा वो लगेगा दूरी जो कि 55 है बटा चाल को घटा देंगे 140 माइनस 110 30, मतलब 55/30 आवर में 55/30 आवर में ये रेलगाड़ी इसके पास पहुंच जाएगी। अब निकालना है कि इतना समय में ये रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी होगी। तो भैया तो इतना समय में 140 के स्पीड से कितना किलोमीटर चल चुकी होगी, तो डिस्टेंस हमें निकालना है। वाराणसी से ही चला है लखनऊ की ओर, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 140 और समय है 55/30। देखिए सवाल बड़ा ही लॉजिकल है, ठीक है। 0 0 कट गया, 14×5 70, 14×5 70 और 7 77, मतलब 770/3 किलोमीटर पे पास ले लेगी, ठीक है। तो अब इसी को तोड़ देना है, 3 3 3 सब में है, 3 एकम 3 नहीं 3 दूना 6, 2 2 सब में है, 1 17, 3 5 15, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 2 बच गया तो फिर हो गया 3 छक्के 18, 256 सही 2/3 किलोमीटर। देखिए 3 दूना 6, 1 15, 3 5 15, 2 3 छक्के 18, 2/3, 256 सही 2/3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पास लेगा, मिलके पास हो जाएगा। कहता है कि यदि 8 अंकीय संख्या 43A 5325B 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित है तो A और B का योग किसके बराबर होगा। डिविजिबिलिटी रूल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी संख्या 8 से कब जाएगा और कौन सा संख्या 9 से कब जाएगा, क्या कंडीशन है, कैसे चेक करके जान पाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो आपका नंबर है ना 43A, देखिए हम एक बार समझाने के लिए लिखते हैं 43A 5 3 2 5 और B,
ये नंबर 8 से भी भागा जाएगा और 9 से भी भागा जाएगा। तो कोई भी नंबर भाई अगर छोटा नंबर है तो हम लोग तो देख के बता देंगे, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो क्या भाग दे के देखेंगे? नहीं ना। कोई भी नंबर 8 से भागा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि उस नंबर का अंतिम का 3 अंक भी 8 से भागा जाना चाहिए। मतलब 2, 5 और बी, 2, 5 और बी जो है 8 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो अब देखिए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7, 8 और 9 रख सकते हैं। 10 नहीं रख सकते हैं क्योंकि बी हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, 1 अंक की संख्या है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, जब आप डिविजिबिलिटी रूल का प्रैक्टिस करेंगे ना भाई, तो इस सब चीज़ का जानकारी आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो आप देखिए b की जगह पे अगर हम 6 रख दें, इस b के जगह पे हम अगर 6 रख दें तो ये नंबर बन जाता है 256 और 8 से पूरा पूरा कट जाता है। 8 3 24, 8 2 16, मतलब b की जगह पे क्या होगा? 6 होगा। अब b की जगह पे 6 हो गया, अब b की जगह पे हमारा 6 हो गया, ये b की जगह पे हमारा 6 हो गया, तो a की जगह पे क्या होगा? ये नंबर अगर पूरा पूरा 9 से भागा जाता है तो इस संख्या के अंकों का योग भी 9 से भागा जाएगा। मतलब देखिए जिस जिस नंबर का सम 9 बनता है उसको काट दीजिएगा। देखिए जैसे कि 5 और 4 9 कट गया, ये 6 और ये 3 9 कट गया, 5 और 2 7, 5 2 7, 7 और 3 10 में 9 कट गया, मतलब 1 बचा, मतलब 1 बचा और प्लस में a बचा। अब a की जगह पे क्या रखें कि ये संख्या पूरा 9 से कट जाए? तो आप कहेंगे सर 8 रख ना दीजिए, मतलब 8 और 1 9 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि a और b का योग किसके बराबर है? तो 6 + 8 14 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल आसान होता है इस टाइप का, लेकिन देखने में मुश्किल लगता है तो व्यक्ति हो सकता है कि घबरा जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ध्यान से पढ़िए। 3.5 इंटू 5.35 इंटू 5.35 इंटू 5.35 प्लस 3.65 का 3 बार गुना अपॉन 3 ये 2 बार गुना, ये 2 बार माइनस ये 1 बार गुना। तो भैया इसका वैल्यू क्या होगा? तो अगर आप इसके पीछे का कहानी नहीं जानेंगे तो फिर इन तीनों को गुना करके तो और फिर जोड़ घटाने में आपका समय लग जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर 500 ये 5.35 को हम a मान लें और 3.65 को हम b मान ले तो ये कुछ और नहीं, ये बन जाता है AQ + BQ और नीचे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b इंटू b² - AB। तो अगर आपको अलजेब्रा का ज्ञान है और ये चीज़ आपको पता है कि AQ + BQ बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b² - AB, मतलब ये ऊपर से नीचे कट जाएगा कि क्या बच जाएगा? a + b। तो AQ + BQ बराबर होता है a + b इंटू a² प्लस b² - AB। देखिए ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, AQ + BQ बराबर होता है a + b इंटू a² प्लस b² - AB। ये चीज़ जैसे ही मालूम रहेगा आंसर निकल जाएगा। तो ऊपर AQ + BQ बराबर हम क्या लिखेंगे? a + b इंटू a² प्लस b² - AB और नीचे हमारा क्या है? नीचे है a² प्लस b² - AB। मतलब ये वाला टर्म ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ a + b। a + b मतलब 5.35 प्लस 6.65, तो 5 और 3 8 और 35 और 65 100, मतलब 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। धुरंधर लोग जिसको अलजेब्रा का ज्ञान है, ए वाला टर्म को और बी वाला टर्म को जोड़ देगा, सीधा आंसर कर देगा। ठीक, देखिए क्या बोले आपको कि आज का लेवल अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कहता है कि 1 - 2xy अपॉन x² प्लस y² डिवाइड बाय x³ - y³ अपॉन x - y - 3xy का सरलीकृत मान क्या होगा? सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा? इसको सरल करना है, अलजेब्रा का सवाल है। तो देखिए सबसे पहला आप एकदम कैलकुलेशन पे नज़र रखिएगा। इस टर्म में इस टर्म से भागा देना है, मतलब अगर यहाँ गुना का साइन लगाएंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर घूम जाएगा। ये बात तय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब सबसे पहले इसको आप सोल्व करिएगा, तो ये 1 माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। नीचे एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऊपर हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और बट्टा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगाएंगे, और जो नीचे है सो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है सो नीचे आएगा। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ऊपर क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3xy, माइनस 3xy को भी साइड में रखते हैं। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं हम, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 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 एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे भी हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई। सवाल है कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है। तो भैया इससे तो ये निपट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसके माइनस में है 3xy। तो जब इन दोनों टर्म को सोल्व करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा, माइनस का 2xy, माइनस का 2xy, और ये ऊपर है, गुना का चिन्ह लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ध्यान से दीजिए, ये और ये हमारा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस दोनों तरफ इतना अच्छा सवाल है ना कि हर जगह फॉर्मूला से आपको खेलना है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए फिर से अलजेब्रा एकदम सीक्वेंस वाइज आपको दे रहे, बहुत मज़ा आएगा। आप यकीन मानिए, अगर आप इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एग्जाम में सवाल छूटने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, देखिए कहता है कि यदि 3x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 9 का वैल्यू 17 दिया है, एक ये इक्वेशन है। दूसरा है 7x प्लस 2y प्लस 11z प्लस 8 का वैल्यू 23 दिया है। दूसरा इक्वेशन ये है हमारा यहाँ तक, तथा 5x प्लस 9y प्लस 6z माइनस 4 का वैल्यू 18 दिया है। देखिए 3 वेरिएबल है x y z, और उनके लिए 3 इक्वेशन दिया है, तो x y z का इंडिविजुअल वैल्यू निकाला जा सकता है। और हमसे पूछा है क्या, x प्लस वाई प्लस z माइनस 34 का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, आप रखेंगे वैल्यू, नहीं, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, तीनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए आप, देखिए क्या आता है। देखिए तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो x वाला x वाला एक साथ, y वाला एक साथ, और z वाला एक साथ जुड़ेगा। देखिए 3x 7x और 5x, 7 3 10 और 3 15x, कितना आया 15x, प्लस 4y 2y और 9z, तो 4 2 6 और 9 15, प्लस कितना आया 15z। अब देखिए माइनस, अच्छा 15y आया, सॉरी 15y आया, ठीक है, माइनस 2 प्लस 11 और प्लस 6, तो 11 और 6 17 में 2 गया 15, ये भी आ गया प्लस 15z। अब जरा ध्यान से देखिए, प्लस 9 और प्लस 8, 8 और 9 17, 17 में 4 गया, कितना बचा, 17 में 4 गया, कितना बचा, ये 9 और 8 17, 17 में 4 गया तो आपका बचा 13, मतलब इधर बचा प्लस का 13 और बराबर। अब बराबर के उधर इधर भी तो जोड़ना होगा ना भाई, तो ये आपका 17 और 23, 17 और 23 40 और 18, 40 और 18, 17 और 23 40 और 18 58, कितना बचा 58 बचा। अब ये चीज़ तो हमको लाना ही नहीं है ना, हमको तो लाना है मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 34 का मान। अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए एक बार ठीक से जोड़े हैं ना, 17 और 23, 30 और 10 40 और 18 58, ठीक है।
और इधर 9 और 8 17, 17 में 4 गया, बचा प्लस का 13। ठीक है, एक बार सवाल से मिला लेते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप जरा ध्यान दीजिए कि इस 58 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा। 58 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। मतलब 15x प्लस 15y प्लस 15z का वैल्यू हम सीधा क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। यही ना लिख देंगे भाई, 45 लिख देंगे। और 15 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 तिया 45 3 हो जाएगा। अब हमें -34 भी तो रखना है, तो जो रखना है उसको कर दीजिए। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू और -34, तो -34 इधर भी लगा दीजिए और -34 इधर भी लगा दीजिए। इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो 34 में 3 गया, 31 बचा, माइनस का 31। इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए, और कुछ हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी है कि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो बहुत डिटेल यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कहता है कि आशा और सुमन के मिट्टी के घरौंदे की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि घरौंदे के शीर्ष एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर हैं तो घरौंदे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखिए, आप इसको ऐसे समझिए, तो आशा और सुमन जो है एक मिट्टी का घर बनाइए, एक इतना ऊंचा है और एक इतना ऊंचा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो एक जो मिट्टी का घर है उसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, इसका ऊंचाई 16 है और इसका ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इनका जो शीर्ष है, ये जो टॉप है ना, इसका दूरी यहाँ से यहाँ दिया है 25 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि मिट्टी का घर एक दूसरे से कितना दूर है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ इस शीर्ष से सामने वाला घर पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, तो भैया इसका और इसका लेंथ बराबर होगा। यहाँ से यहाँ 9 है तो यहाँ से यहाँ भी 9 होगा। ठीक है, यहाँ से इसका लेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा। ये 9 है तो ये भी 9 है, ये पूरा 16 है तो ये कितना होगा, 7 होगा। अब लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, ये है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। और अगर हम इसको आधार मान ले तो ये हमारा ऊंचाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आपके सामने आपके पास कर्ण है और आधार है, तो ऊंचाई कितना होगा। क्या आपको ये चीज़ मालूम है कि 7, 24 और 25 हमारा ट्रिपलेट का ग्रुप है। मालूम है तो आंसर 24 सेंटीमीटर सीधा, और नहीं मालूम है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कर्ण का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 बराबर हो जाएगा ये वाला हाइट h स्क्वायर, ये हाइट है, हाइपोटेनस नहीं हाइट है, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब भैया 625 में 49 घटाइए, 625 में 49 घटाइए, 25 में 25 गया 600, 576, 576 बराबर h स्क्वायर, और h का वैल्यू आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। जिनको ट्रिपलेट नहीं याद है वो पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, जिनको याद है ठोक देंगे आंसर। देखिए इस सवाल को देखिए, कहता है कि 50,625 और 16 प्लस √252 का मध्यानुपात क्या है, मीन प्रपोर्शन क्या है। देखिए मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है कि अगर a और b दो नंबर है, लाल से लिखते हैं, है ना, लाल, अगर a और b, कहता है कि a और b का मीन प्रपोर्शन क्या होगा, ये √AB होता है मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपात। ठीक है, रेशियो और प्रपोर्शन चैप्टर में पूरा डिटेल से इसको समझाया है। ठीक है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो भैया ये नंबर और इसका मीन प्रपोर्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सीधा है। हाँ सीधा तो है, ये सीधा तो है, लेकिन कैलकुलेशन इसके बाद बढ़ जाता है कि ये आपका 50,625 गुना 16 प्लस √252 को सोल्व करना है, यही होगा इन दोनों नंबर का मीन प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम 50,625 √50,625 किसका वर्ग है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 रहेगा, 2 डिजिट को गिरते हैं। कभी हम आपको बताएंगे कि बड़ा रूट का
वर्ग हम कैसे निकालेंगे फटाफट, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो वर्ग में स्क्वायर रूट में 2 डिजिट घेर दीजिए, लास्ट में 5 है, मतलब जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। बचता है 506। तो 506 के आसपास कौन सा ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है? तो 20 बनता है, 421 बनता है, 441 और 22 बनता है 484। मतलब ये कुछ और नहीं है, 225 गुना 225 आपका 50,625 दे देगा। प्लस इंटू 16 प्लस 2 रूट अंडर 252। देखिए ये इसका आपको वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब वर्गमूल पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो है ना 16, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम है और ये 2ab वाला पार्ट है। तो 2ab वाला पार्ट है, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई गुना 4 है। क्यों 4 है? देखिए अगर हम आपको बोले कि √2 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में, तो आप कहेंगे सर √2 इंटू इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 4 में बदल जाएगा, मतलब ये √8 बनता है। इसका मतलब अगर हम इस नंबर को 4 से भागा दे दें तो भैया AB हमको मिल जाएगा, समझिएगा बात को। तो 252 को अगर हम 4 से भागा दे देंगे तो 4 छक्के 24 और 4 तिया 12, मतलब ये A गुना B हमारा है 63 है और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 16 है। अब ये तभी पॉसिबल है जब A को हम लेंगे √9 और B को लेंगे √7। देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इस फॉर्मूला पे ये हमेशा बैठता है, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये √9 प्लस √7 का होल स्क्वायर था और भैया रूट अंडर 625 मतलब 225 और इस स्क्वायर से ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली मेरे पास ये आया, समझिए ध्यान से। तो √9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, मतलब 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 225 गुना 3 675 प्लस 225 गुना √7, तो 675 प्लस 225 √7 इस सवाल का क्या होगा? आंसर होगा सीधा। ठीक है, देखिए कहता है सवाल कि कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपया जमा करता है। ठीक है, तो बैंक वार्षिक 8% सिंपल इंटरेस्ट देता है। 8 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट कितना होगा? 8 वर्ष बाद उसको टोटल कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? तो 8 गुना 8 64% इंटरेस्ट मिलेगा। 64% इंटरेस्ट मिलेगा, तो भैया 8,000 का 64% कितना? कैलकुलेशन में फंसिए मत। तो 8,000 का 10%, 800 1%, 80, मतलब 64 को 8 से मल्टीप्लाई करके एक 0 लगा देना है। तो 64 गुना 8, तो 64 क्या है? 8 गुना 8, मतलब 8 गुना 8 गुना 8 3 बार है, 8 गुना 8 गुना 8 3 बार है, तो 8 का क्यों कितना? 512, मतलब इसको 5120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा टोटल 8 साल में। तो 5120 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, हमसे पूछा है अमाउंट, तो भैया इसमें प्रिंसिपल को जोड़ देंगे 8,000, तो भैया 8,000 प्लस 5120 8 5 13,000 13,120 रुपया इसको टोटल अमाउंट मिलेगा 8 साल के। इस सवाल को देखिए, कहता है कि चीज़ के 750 रुपये के एक टीन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपये के बटर के टीन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज़ के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं, चीज़ के 5 टीन और बटर के 3 टीन खरीदते हैं, तो हमें प्रभावी छूट, मतलब टोटल पे हमको कितना % का डिस्काउंट मिला, इफेक्टिव डिस्काउंट रेट हमसे पूछा है। तो देखिए हम ना डिस्काउंट ही इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें बेसिक से जाए तो समय लगेगा और वो सही भी नहीं है। तो देखिए हम एक चीज़ का एक टीन के लिए देते हैं 750 रुपया और हम चीज़ का 5 टीन लेते हैं, तो कितना पैसा हम देते हैं? तो 750 गुना 3 मतलब 75 गुना 3 और 750 गुना 5 मतलब 75 गुना 5। ठीक है, 75 गुना 5, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, कभी कभी अंधेरा हो जाएगा, संभाल लीजिएगा।
ठीक है। तो 75 गुना 5 मतलब 375, मतलब हम 5 टीन के लिए देते हैं 3750 रुपया, ठीक है। और बटर का 1 टीन का दाम है 1250 रुपया, और उस पर और हम बटर के 3 टीन लेते हैं, तो बटर के 3 टीन का टोटल दाम कितना हो गया 1250 गुना 3, तो 12 3 3600, 150 3750, इसका भी दाम हो गया 3750 रुपया, ठीक है। अब इस पे हमको डिस्काउंट कितना मिला है 8% का। भैया चीज़ पे कितना का डिस्काउंट मिला है 8% का, बटर पे कितना का डिस्काउंट मिला है 20% का, तो यहाँ पे हमको कितना डिस्काउंट मिला, तो 3750 का 8% कितना, तो भैया सीधा 10% निकाल लीजिए, 375 रुपया होगा, और इसमें 2% घटा दीजिए, तो 1% 37.5 रुपया, 2% 75 रुपया, 375 में 75 गया, यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिला 300 रुपया का। यहाँ पे हमको कितना का डिस्काउंट मिला 20%, तो भैया यहाँ पे 10% 375, 20% 3 दूना 600 और 150, यहाँ पे डिस्काउंट मिला 775 रुपया। टोटल डिस्काउंट हमको कितना मिला 300 और 775 1050 रुपया डिस्काउंट मिला। कितना में 3750 प्लस 3750, तो 3700 3700 7400 और 17500, तो 7500 पे हमको डिस्काउंट मिला 1050, और कितना परसेंट मिला तो ज़रा देख लीजिए, तो भैया 10% हो गया। आप इसको कटम कुटाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। 75 दहा के 750 और 4 बार में ये 14 बार में पूरा कट जाएगा, 4 पचे 20, हाँ, तो 14% का हमको टोटल डिस्काउंट मिला। इफेक्टिव रेट टोटल पे हमको 14% का डिस्काउंट मिला। इस सवाल को इस तरीका से करेंगे तो बहुत सुविधा, नहीं तो अगर बेसिक से जाएंगे ना तो माथा पच्ची हो। सवाल को देखिए, 1/9 - 4√5 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4√5 का स्क्वायर, ऊपर नीचे स्क्वायर को कर दीजिए कॉमन, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्क्वायर का कर दीजिए कॉमन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो नीचे हो जाएगा मेरा 9 - 4√5 और 9 + 4√5, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब इनका एलसीएम लेंगे ना तो a + b × a - b के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 9 + 4√5 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 9 - 4√5 का स्क्वायर। बेसिक रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर क्या होता है 2 × a² + b² होता है। मतलब हम इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर सेकेंड में भी निकाल सकते हो, तो 2 × a² + b², a² मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस b² मतलब 4√5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 पचे 80, ये हो जाएगा आपका, और नीचे तो हमारा 1 बनेगा। अब ध्यान से देखिए, 81 और 80 161, 161 गुना 2, तो 2 एकम 2 और 16 दूना 32, 322 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसका जवाब सब लोग आप लोग कमेंट में भी दीजिएगा, हम यहाँ भी बता रहे हैं, ठीक है। 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा, सब एक साथ गुना में है, गुना कर दीजिए। अब हम 3800, अब देखिए यहाँ 15% है, यहाँ भी 18% है, मतलब यहाँ पे होगा 15/100 और यहाँ भी होगा 18/100, तो 100 से तो आपका डबल 0 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको हम सीधा क्या लिखेंगे 38 गुना 25/9 गुना 15 लिखेंगे और गुना 18/100 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये 9 से तो उड़ जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये 100 से उड़ जाएगा 4 बार में, और ये 2 दूना 4 और 2 से उड़ जाएगा 19 बार में। क्या बचा 19 गुना 15, तो भैया 19 बचे 95 का 5, यूनिट डिजिट 5 किसका किसका, इसका नहीं है, इसका नहीं है, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो 19 बचे 95 का 5 हाथ में 9, और 19 से कम 19 और 9 28, 285 इसका क्या हो जाएगा सीधा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को कहता है कि एक रेस्ट रेक एक रिंग के आकार में है, एक रिंग के आकार में है रेस्ट रेक, इसकी आंतरिक और बाहरी परिधि जो है क्रमशः 440 और 506 मीटर है।
₹6 पर मीटर के हिसाब से रेस ट्रैक को समतल करने का खर्च क्या आएगा। तो भाई जो रेस ट्रैक का जो रिंग है ना, उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको ₹6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? क्षेत्रफल निकालने के लिए अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल दोनों का रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से निकलेगा? तो इनका सरकमफेरेंस जो दिया हुआ है उससे निकलेगा। तो जो बड़ा वाला रिंग है उसका परिधि बड़ा होगा और जो छोटा वाला रिंग है उसका परिधि छोटा होगा। तो जो बड़ा वाला रिंग है उसका रेडियस हम बड़ा R माने, तो 2πr का वैल्यू 506 है, तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 और R यहाँ से निकलेगा बराबर 506 मीटर है। कटम कुटाई कर दीजिए, 2 से काट दीजिए 22 से, तो ये 22 दूना 44 और 22 तिया 66, 23 होगा। और ये 7 और 2 इसके गुना भागा में हो जाएगा, मतलब R बराबर हो जाएगा 23 × 7/2। ठीक है, तो जो बड़ा वाला रेडियस है वो ये निकला। अब छोटा वाला रेडियस, तो भैया छोटा वाला जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस कितना है? 440 मीटर, और छोटा रेडियस हम छोटा R माने, तो 2πr, तो 2 × 22/7 गुना R बराबर 440। देखिए ये 22 दूना 44, 22 दूना 44 खत्म, 10 बचा, R बराबर 10 × 70 मीटर आया। तो बाहर का रेडियस ये आया, अंदर का रेडियस ये आया। अब बड़ा वाला सर्कल में छोटा वाला सर्कल को जब हटाएंगे तो रिंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा? πr माइनस पाई बड़ा R² माइनस पाई छोटा R², और पाई दोनों में कॉमन है, मतलब ये हो जाएगा। तो रिंग का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा ऐसे पाई, तो पाई तो कॉमन है, तो पाई कॉमन है ना भाई, तो पाई मत लिखो, सीधा 22/7 लिखो इंटू R², बड़ा वाला R², तो 23 × 7/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा दो, और माइनस छोटा वाला स्क्वायर मतलब 70 का स्क्वायर, और ये आ गया रिंग का क्षेत्रफल। इसी को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल आपका कॉस्ट निकल के आ जाएगा। और आप लोग इसको सोल्व करके आंसर बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सा इसका टोटल कॉस्ट होगा। एकदम ईमानदारी से, एकदम रिस्ट्रिक्शन है भाई कि इसका आंसर बताओ, तुम लोग बताते नहीं हो। बहुत अच्छा सवाल हम आपके सामने लेके आए, बहुत मेहनत लगता है, आप मेरा चेहरा पर देख सकते हैं, लिखते लिखते चेहरा सूख जाता है और हाथ में दर्द होता है। तो आप लोग ना इसका आंसर प्लीज़ ज़रूर बताइए, कि बस इसको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है, किनका आंसर सही है इन चारों ऑप्शन। देखिए कहता है कि समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो इसका एरिया डायरेक्ट लिखिए हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, तो 27 और 13 40 गुना ऊंचाई कितना है 7, तो 2 से काट देंगे 20 बार में, और 7 दूना 14 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? एकदम अच्छा सवाल आपके लिए आज लेके आए हैं। मेहनत भी आज काफ़ी लगा है सवालों को इकट्ठा करने में, फिर एक सवाल को लिखने में, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, करिए। ठीक है, कहता है कि यदि a = 64 और b = 289 है तो √√a + √b माइनस √√a - b सबका पावर हाफ। और ये हाफ क्या बताता है? हाफ भी तो रूट है ना, का मान क्या होगा। सिंपल सा बात है, a और b का वैल्यू आपको दे दिया, कुछ नहीं करना है। a और b दोनों परफेक्ट स्क्वायर है आपका, ठीक है। जब यहाँ पे √a रखेंगे मतलब √64 कितना देगा 8, और यहाँ पे √b रखेंगे √289 कितना देगा 17। याद होना चाहिए, नहीं तो वहाँ ढूंढने मत लगना कि √289 कितना होगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना भाई, तो एक रूट लगाएंगे और यहाँ √64 के लिए आपका होगा 8, √64 के लिए आपका होगा 8, और यहाँ √289 के लिए होगा 17, तो 8 और 17 यहाँ बनेगा 25, माइनस यहाँ पे √b - e होगा, सॉरी
ये तो मिस्टेक हो गया, यहाँ पे रूट बी माइनस ए होगा, यहाँ पे रूट बी माइनस रूट ए होगा, ठीक है, रूट बी माइनस रूट ए होगा। तो यहाँ पे 17 में 8 जाएगा तो बचेगा रूट 9 और इस सब का पावर क्या लगा देंगे, आधा लगा देंगे। अब रूट 25 मतलब 5 और रूट 9 मतलब 3, 5 में 3 गया तो 2, मतलब 2 का पावर हाफ, मतलब क्या, रूट 2। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। ये आपका आखिरी सवाल है और ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। 1 माइनस 1 बाय एन प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 बाय एन प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय, ये 1 बाय एन प्लस 1 प्लस ये, और ये सीरीज ना चलता गया है, एक बार 1 प्लस एन 1 बाय एन प्लस 1 और एक बार 2 बाय एन प्लस 1, फिर n बाय 1 प्लस 1, फिर 2 बाय एन प्लस 1, ये सीरीज पूरा यहाँ तक चलते गया है, ठीक है, n टर्म तक चलते गया है। तो इसका योगफल क्या होगा, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आप इसका आंसर बता दीजिए। देखिए हम आपको राइट आंसर बताएंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे सोल्व होगा, लेकिन अभी कमेंट में आप लोग बताइए। और आज का लेक्चर, आज का जो प्रैक्टिस सीरीज था बहुत दमदार है, एकदम एक एक सवाल दम वाला है, हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ एफर्ट लगाना होता है। तो ये सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पढ़ाई में, आपके स्टडी में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप अपना सपोर्ट इस चैनल के प्रति ज़रूर दिखाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।